हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक नई यूनिट नंबर 2 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस में। ठीक है, इससे पहले हमने यूनिट नंबर 1 प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप उसे एक्सेस कर सकते हैं, वो हमने कंप्लीट कर दी है। उसके 2 पार्ट हैं, हमने पार्ट 1 पार्ट 2 करके वो कंप्लीट कर दी है यूनिट नंबर 1। इसी सीरीज़ में अब हमारी दूसरी यूनिट है यूनिट नंबर 2 टफल की, जिसमें हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है हम टॉपिक वाइज इस पूरे एक वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। बहुत छोटी सी यूनिट है, ज़्यादा इसमें नहीं है टॉपिक कंटेंट्स। ठीक है, बट वीडियो की लेंथ हो सकता है एक्सीड हो जाए क्योंकि समझाने में टाइम जाएगा। ठीक है, तो हम इसको कवर करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है रेगुलर लैंग्वेज। तो हम थोड़ा सा स्पीड अप लेके चलेंगे कि इससे आपका ये पूरी की पूरी यूनिट इस वीडियो में कवर हो जाए। क्लियर है? तो सबसे पहले देखते हैं रेगुलर लैंग्वेज। रेगुलर लैंग्वेज इसका एक पहला टॉपिक है। रेगुलर लैंग्वेज क्या होता है? रेगुलर लैंग्वेज कोई भी एक ऐसी लैंग्वेज जिसे हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं सिंपल सेट ऑफ ऑपरेशन से, जो हमारे होते हैं यूनियन से, कॉन्कैटिनेशन से या क्लीन स्टार से। अब ये यूनियन क्या होता है ये तो आपको पता है। कॉन्कैटिनेट मतलब दो चीज़ों को कॉन्कैटिनेट कर देना। आप कंप्यूटर साइंस में भी सब्जेक्ट पढ़े होंगे, पीपीएस अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो आपने कॉन्कैटिनेट शब्द सुना होगा। ठीक है, जब आप सी प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, यूनियन जब आप सेट थ्योरी में पढ़ते हैं, डीएसटीएन में, या आप बेसिक 11th-12th में पढ़ के आते हैं। और क्लीन स्टार ये एक नई प्रॉपर्टी का इंट्रोडक्शन है आपके सामने। क्लीन स्टार बेसिकली होता है कि अगर मैं किसी के ऊपर मैंने लिख दिया ए और उसके ऊपर लगा दिया स्टार, या मैं लिख दूँ ए एस्ट्रिस्क, ऐसे बोल दूँ, बात एक ही है। स्टार को एस्ट्रिस्क भी बोला जाता है ना, तो ये हमारा क्लीन स्टार की प्रॉपर्टी होता है। बेसिकली बार बार उसी चीज़ का रेपिटेशन। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है, हर रेगुलर लैंग्वेज को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज एन एक्सप्रेशन बाय यूजिंग द सेट ऑफ ऑपरेशन एज यूनियन, कॉन्कैटिनेशन एंड क्लीन स्टार। बेसिकली वही बात है कि कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, सपोज सिग्मा इज एन अल्फाबेट इन द क्लास ऑफ रेगुलर लैंग्वेज ओवर सिग्मा इज इंडक्टिवली डिफाइंड द फॉलोइंग मैनर। फाई जो है हमारी वो एक रेगुलर लैंग्वेज होगी। ए हमारा अगर सिग्मा को बिलोंग कर रहा है तो ए हमारा क्या हो जाएगा? बेसिकली वो भी हमारा रेगुलर लैंग्वेज हो जाएगा। अगर L1 L2 L3 ये सब हमारी रेगुलर लैंग्वेज है तो यूनियन इन सब का भी क्या हो जाएगा? रेगुलर लैंग्वेज होगा। सिमिलरली अगर L1 L2 L3 क्या है? रेगुलर लैंग्वेज है, तो इनका कॉन्कैटिनेशन जिसे हम ओ से रिप्रेजेंट करेंगे, L1 ऑपरेशन L2 ऑपरेशन बोलो या ओ बोलो, ऑफ, ठीक है, या कुछ भी बोल सकते हो आप, इज ऑल्सो अ रेगुलर लैंग्वेज। इफ एल इज अ रेगुलर देन एल एस्ट्रिस्क इज ऑलवेज रेगुलर लैंग्वेज, दैट इज अ क्लीन स्टार। यही क्लीन स्टार है। क्लियर है? मैंने बोला ना ए एस्ट्रिस्क, तो ए एस्ट्रिस्क बोलूँ या ए स्टार बोलूँ या एल स्टार बोलूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने एल को अगर रेगुलर लैंग्वेज बोल दिया है तो एल स्टार क्या हो जाएगा? वो भी हमारी एक रेगुलर लैंग्वेज होगी। अगर मैं बात करूँ लैंग्वेज में, तो लैंग्वेज में L1 यूनियन L2 लिखा जाता है, लेकिन एक्सप्रेशन में जब आप यूनियन को लिखेंगे तो प्लस से रिप्रेजेंट किया जाता है। सिमिलरली लैंग्वेज में L1 O L2 इस तरीके से लिखा जाता है, और एक्सप्रेशन में L1 डॉट L2 लिखा जाता है कॉन्कैटिनेशन में। क्लियर है? और L1 एस्ट्रिस्क यही, और L1 एस्ट्रिस्क ये दोनों सेम रहते हैं, चाहे लैंग्वेज में लिखो चाहे एक्सप्रेशन में लिखो। इसका मतलब क्या होता है आप समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए बी, मैंने बी एस्ट्रिक्स ले लिया, तो इसका मतलब होगा पहला नल है, कॉमा बी, कॉमा बी बी, कॉमा बी बी बी। क्लियर है? यही इसका मतलब होता है। बेसिकली रेपिटेशन चल रहा है, पहली टर्म नल होती है। अब ध्यान रखिएगा, किसी किसी बुक्स में नल का रिप्रेजेंटेशन ये भी होता है और किसी किसी में ये भी होता है, तो आपको सबका ध्यान रख पता होना चाहिए। क्लियर है? दूसरी चीज़, ये तो हो गया बी एस्ट्रिक्स। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ बी प्लस, तो ये भी ये भी हमारी क्लीन स्टार की प्रॉपर्टी होती है, बस इसमें फ़र्क इतना है नल नहीं आता है। ये होता है बी 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 बी, कॉमा डैश डैश डैश। क्लियर है? तो ये हमारी हो गई बी प्लस, दैट इज क्लीन क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लियर है? समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस क्या है? ये भी क्लीन क्लोजर है, ये भी क्लीन क्लोजर है, लेकिन ये पॉजिटिव में क्या होता है? सिर्फ नल का जो साइन है वो हमारा नहीं आता है। क्लियर है? सेकंड है रेगुलर एक्सप्रेशन। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन एक बार आई हुई है एकेटिव एग्जाम्स में, पूछा गया है 2 मार्क्स में, व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलर एक्सप्रेशन। तो सर्टेन सेट ऑफ स्ट्रिंग्स या लैंग्वेजेस को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं और कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन एल्जेब्रिक फैशन, और इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एंड दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड रेगुलर एक्सप्रेशन। क्लियर है? तो सर्टेन सेट ऑफ स्ट्रिंग्स या लैंग्वेज को हम क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी एल्जेब्रिक फैशन में, और इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ लैंग्वेज को हम क्या कहा जाता है? रेगुलर एक्सप्रेशन कहते हैं। क्लियर है? अब जैसे कि हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं, अब जैसे कि आपने डीएफए, मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे डीएफए कुछ क्वेश्चन, तो उसी के बेस पर आप एक आइडिया ले सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ जीरोज एंड वंस आपको बनाना है। ठीक है? अब इसमें आप डीएफए पहले डिजाइन करते थे, अब डीएफए की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ एक रेगुलर एक्सप्रेशन डिजाइन करना है। तो ऑल स्ट्रिंग जीरोज एंड वंस की, अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है, एक क्वेश्चन बताऊंगा, इसी क्वेश्चन के बेस पे सब हो जाएगा सॉल्व। अब ऑल स्ट्रिंग जीरो या वन, इसका मतलब कोई भी एक ऐसी स्ट्रिंग ले सकते हो जिसमें जीरो या वन आ रहा हो। मान लो मैंने ले लिया 1 0, मैंने लिया 0 1, मैंने लिया 0, या मैंने लिया सिर्फ 1, या मैंने ले लिया 1 0 0 1, कुछ भी ले लिया। ठीक है? तो इन सब में मैंने क्या करा? 0 + 1 होल एस्ट्रिक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, और होल एस्ट्रिक्स का मतलब हुआ कि हम बेसिकली इसका जो है क्लीन स्टार प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो इसमें क्या आता है? या तो सिग्मा आ सकता है या नल, बात एक ही है, ये तो पूरा एक ही टर्म हुई, मैंने आपको बताया सिग्मा नल सेम। या क्या आ सकता है? 0 भी आ सकता है, या 1 भी आ सकता है, या 0 0 भी आ सकता है भाई, 2 बार 0, इसका रेपिटेशन हो सकता है, या फिर इसका रेपिटेशन हो सकता है 1 1 का, या फिर दोनों एक साथ आ सकते हैं 0 1। तो प्लस में तो कोई भी, आइदर ए और आइदर बी, दोनों आ सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 0 0 भी आ सकता है, 0 और 1 दोनों एक साथ भी आ सकती है। और उसके प्रॉपर्टीज, स्टार का मतलब हुआ उसकी रेपिटेशन, हम हिसाब से करें तो इसमें सारी स्ट्रिंग आ जाएंगी जो 0 1 से जनरेट हो रही है। कॉमन सेंस। क्लियर है? अब मैंने कहा ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ जीरोज एंड वंस एंडिंग इन 0 0, तो ऑल द स्ट्रिंग ऑफ जीरोज एंड वन के लिए क्या कर रहे थे? हम ये कर रहे थे, लेकिन एंड करना है हमें 0 0 में, तो हमने फिक्स कर दी उसकी वैल्यू, तो हम क्या कर देंगे? बाद में 0 0 लिख देंगे। अब वो कहता है ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ जीरोज एंड वंस स्टार्टिंग इन 0 0, तब क्या करते? तो हम 0 0 ब्रैकेट में 0 + 1 होल एस्ट्रिक्स इस तरीके से लिख देते।
समझ में आ गई, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। तब स्टार्टिंग में 0 0 होता था, ठीक है। या वो ऐसे कहता है ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ जीरोज इन वन स्टार्टिंग विद 0 एंडिंग विद 1, तो आप स्टार्टिंग में 0 लगाते, यहाँ पे 1 लगाते, खत्म, बाकी 0 + 1 का होल एस्ट्रिक्स तो चलता ही। क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेट अप ऑल द स्ट्रिंग विद इवन नंबर ऑफ वंस। वेरी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि अगर इवन नंबर ऑफ वन से प्रेजेंट करना है तो पहले देखो 1 1 में क्या क्या आएगा। 1 1 में पहले तो आएगा नल, या क्या आ सकता है 1 1 एक साथ आकर करेगा, या फिर इसका डबल। भाई बी में क्या कर रहे थे, बी कॉमा बी बी कॉमा बी बी बी, तो इसका स्क्वायर करो, बेसिकली इसका हमारी पावर बढ़ेंगी, तो इसकी पावर बेसिकली 1 बोल दो, या अब इसकी पावर 2 करोगे तो क्या आ जाएगा 1 1 1 1 1, ठीक है। अगली बार करोगे तो क्या आ जाएगा, अब बेसिकली इसकी पावर 3 कर दो, 3 करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से डॉट 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 चलता रहेगा। तो हमारे पास सारे हमेशा वही नंबर मिलेंगे जो इवन नंबर ऑफ 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। भाई अगर मैं नल को देखूँ तो नल में भी एक भी 1 नहीं है, एक भी 1 नहीं है, मतलब 1 का काउंट कितना है, 0 है। और 0 क्या होता है, एक इवन नंबर होता है। 0 मॉडल 2 इक्वल्स टू 0, 0 मॉड 2 इक्वल्स टू 0, तो बेसिकली ये भी हमारा सही एक्सप्रेशन है। अब कह रहा है ऑड नंबर ऑफ 1 जनरेट करने हैं, तो ऑड नंबर ऑफ 1 के लिए अब आप 1 को चाहे स्टार्टिंग में लगा दो, चाहे 1 को बाद में लगा दो। अब देखो इसको खोलोगे तो इसका एक्सप्रेशन तो ये बनेगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या जाएगा 1, यहाँ पे क्या जाएगा 1 यहाँ पे क्या जाएगा 5/1, तो 1 3 5 7 इस तरीके से चलता रहेगा, इस तरीके से चलता रहेगा। तो हमारे क्या हो गया, ऑड नंबर ऑफ 1 जनरेट हो गए। अब 1 को आप आगे लिखो या पीछे लिखो, बात एक ही है, इसलिए मैंने और करके ये लिख दिया या ये लिख दिया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रिंग्स ऑफ जीरोज एंड वंस विद एटलीस्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव 0, 2 कॉन्जिक्यूटिव 0 होने चाहिए। तो हमने कहा 2 एक साथ 0 0 है, बाकी इधर कुछ भी पेयर चल सकता है, 0 + 1 होल स्ट्रिंग, 0 + 1 होल स्ट्रिंग। क्लियर है। नाउ स्ट्रिंग्स ऑफ जीरोज एंड वंस विद अ सब स्ट्रिंग 1 1 0 0, बात एक ही है। एटलीस्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव 0 0 में क्या होगा, कम से कम 2 मिलने चाहिए, तो कम से कम 2 मिलने हैं। अब इसके आगे कुछ भी होता है, इधर भी 0 होता है, इधर भी 0 होता है, या कुछ भी हो, मतलब बेसिकली कम से कम 2 होने चाहिए। सब स्ट्रिंग 1 1 0 0 का मतलब 1 1 0 0 हमने दे दिया। नाउ सेट अप ऑल द स्ट्रिंग स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद बी, तो जो स्टार्ट कर रही है और एंड कर रही है बी के साथ, तो मैंने आपको इस टाइप का बता भी दिया कि 1 से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, और 0 1 का है तो 0 + 1 एस्ट्रिक्स इस तरीके से लिखते हैं। क्लियर है। यहाँ पे सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा आप देखो जैसे इसमें सब में दिया नहीं है, तो सिग्मा आप सपोज करोगे इसमें a बी होगा, ठीक है। इसके लिए 0 1 की स्ट्रिंग है तो क्या हो जाएगा 0 1 हो जाएगा सिग्मा इसके लिए, भाई यही तो होगा, ये सिग्मा सपोज कर लोगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, लेट R1 एंड R2 अगर दो हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो L of R1 + R2 इक्वल्स टू L of R1 + L of R2, ठीक है। या हम ऐसे बोलें कि L of R1 यूनियन L of R2, ठीक है। L of R1 डॉट L of R2 R2 इक्वल्स टू L of R1 डॉट L of R2। हमने बेसिकली लैंग्वेज को अलग अलग दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन पे ऑपरेट कर दिया। अगर हमारे R1 R2 जो है हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन है। सिमिलरली लैंग्वेज एंड लैंग्वेज ऑफ R1 इक्वल्स टू L of R1, बात एक ही है, ठीक है। L of R1 एस्ट्रिक्स इक्वल्स टू L of R1 होल एस्ट्रिक्स। क्लियर है। L of R इंटू नल इक्वल्स टू नल इंटू L of R इक्वल्स टू L of R। तो इससे हमारी ABCD सारी प्रॉपर्टीज जो है वो कवर हो गई। क्लियर है। अगला है एल्जेब्रा फॉर द रेगुलर एक्सप्रेशन। अब मान ले रहे हैं कि RST हमारे पास कोई भी आर्बिट्री रेगुलर एक्सप्रेशन है, देन एल्जेब्रिक कंडीशन सेटिस्फाई R प्लस। अब ये हमारी बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, इनमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एक ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। बाकी एक ये वाली प्रॉपर्टी की R डॉट नल विल ऑलवेज R, और या नल डॉट R करूँ तो R ही देगा, R + 5 करने पर भी R मिलेगा, या 5 + R, कुछ भी आगे पीछे करके लिखता हूँ। दूसरी प्रॉपर्टी सारी पढ़ लेनी, जो इंपॉर्टेंट है वो बता दिया है कि ये एक ये वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है कि R एस्ट्रिक्स इक्वल टू R एस्ट्रिक्स, या R एस्ट्रिक्स का होल एस्ट्रिक्स, या फिर ये वाली प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। 10th वाली इतनी नहीं होती, 11th वाली ज़्यादा यूज़ होती है, जो बताया 3rd 5th 11th बहुत यूज़ होती है, ठीक है। ये क्या है, R एस्ट्रिक्स इक्वल टू R एस्ट्रिक्स, ये ध्यान रखना, R एस्ट्रिक्स इक्वल टू R एस्ट्रिक्स, या ऐसे बोल दो R एस्ट्रिक्स R इक्वल टू R एस्ट्रिक्स। बेसिकली इतना ही पार्ट ज़्यादा पूछा जाता है। बाकी अगर अब देखो, अब ये इससे ये कैसे आया, तो नल प्लस R इंटू R एस्ट्रिक्स। अगर इसे मैं थोड़ी देर के लिए T मान लूँ, तो नल प्लस T, देखो ये लिखा है R + 5 बोलूँ या R + नल बोलूँ, बात एक ही है, वो R के बराबर आना है, तो यहाँ पे T आ जाएगा, तो T आ जाएगा। और आपको पता है T है क्या, R इंटू R एस्ट्रिक्स, R इंटू R एस्ट्रिक्स क्या है, R एस्ट्रिक्स। क्लियर है। तो इस तरीके से ये भी आ गया। क्लियर है। अब R प्लस होल एस्ट्रिक्स इक्वल टू होता है कुछ नहीं, इस पे भी एस्ट्रिक्स, इस पे भी एस्ट्रिक्स, डॉट में कन्वर्ट कर दो, डॉट में कन्वर्ट होल एस्ट्रिक्स, या इसके ऊपर एस्ट्रिक्स, इसके ऊपर एस्ट्रिक्स, होल एस्ट्रिक्स, बात एक ही है। दोनों एक्सप्रेशंस ये वाले और ये वाले दोनों ही काम में आएंगे। R S होल एस्ट्रिक्स इक्वल टू R एस्ट्रिक्स S एस्ट्रिक्स होल एस्ट्रिक्स, या R एस्ट्रिक्स प्लस S एस्ट्रिक्स होल एस्ट्रिक्स। क्लियर है, कोई डाउट इसमें नहीं रहना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आर 11, 12, 13 एंड 3rd एंड 5th, बहुत ज़्यादा काम में आएंगी। आपको इसके ऊपर क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं, वो क्वेश्चन आपको एक आइडिया दे देंगे किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। बाकी सारे नोट्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सारे इसमें मैंने ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो AKTU के प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं, ठीक है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन इस पूरी वीडियो में नहीं है जो नहीं आया हुआ है, मोस्टली क्वेश्चन इसमें से जो है वो आए हुए हैं। क्लियर है। तो इन सबको अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से हमारे क्वेश्चन जो है उसमें सॉल्व होंगे। क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ इक्विवेलेंट फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर द गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन। अब इसमें क्या है, अगर हमारे पास 0 + 1 का होल एस्ट्रिक्स दिया हुआ है, 0 + 1 का वेट अ मिनट, हाँ ठीक है, 0 + 1 का होल एस्ट्रिक्स, ठीक है।
और क्या है 0 0 + 1 1 0 + 1 होल एस्टेरिक्स। तो अब इसका फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे बनाएंगे? तो आपने एक क्यू नॉट स्टेट ले ली, ठीक है, जिसमें आप 0 1 का सेल्फ लूप दे रहे हैं और आपने 0 से Q1 में दे दिया। फिर अब देखो यहाँ पे 0 0 चाहिए, 1 1 चाहिए, तो आपने 0 0 ये दे दिया और एक 1 1 ये पास कर दिया, तो दोनों में से किसी भी तरफ जा सकता है। और Q3 पे क्या करना है? 0 + 1 का होल एस्टेरिक्स, तो Q3 फाइनल स्टेट है, यहाँ पे हमारा फाइनल हो जाएगा और 0 + 0, 1 का सेल्फ लूप हो जाएगा, ठीक है। सेकंड समझते हैं प्रूव दैट। प्रूव दैट क्या कह रहा है कि आपको ये वाली क्वांटिटी को इसके बराबर प्रूव करना है। तो देखो समझते हैं, पहली क्वांटिटी ऐसी लिखी LHS। अब देखो, अब यहाँ पे 0 + 0 1 1, ठीक है, रहने दो इसी। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे देखो ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी पूरे में कॉमन आ रही है, तो मैंने कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे क्या बन जाएगा? नल। यहाँ पे आप 1 नहीं लिखते हैं, ये मैथ्स नहीं है, ये आपकी टफल है, तो आप इसमें नल लिखेंगे, क्लियर है? 1 मत लिख देना गलती से भी। यहाँ पे आप लिखेंगे नल प्लस, अब बाकी ये वाली पूरी क्वांटिटी हमने ऐसी लिख दी, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब नल प्लस समथिंग गिव्स दैट पर्टिकुलर वैल्यू, दैट इज नल प्लस आर इक्वल्स टू आर, तो ये वाली पूरी क्वांटिटी आ जाएगी। तो मैंने वही लिख दिया आर प्लस नल या नल प्लस आर इक्वल्स टू आर, तो वही क्वांटिटी इधर आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, इधर भी हमारा देखो 0 कॉमन आ जाएगा, तो हो जाएगा नल प्लस 1 1 एस्टेरिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब नल प्लस 1 1 एस्टेरिक्स हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हमारा ये देखो, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी, ये आर है, ये आर का होल एस्टेरिक्स है। बेसिकली आर इंटू आर एस्टेरिक्स कितना होता है? आर एस्टेरिक्स, तो मैंने एक क्वांटिटी को लिख दिया, क्लियर है? तो ये जो आर है ये ऐसे ही लिखा रहा और होल के ऊपर एस्टेरिक्स हो गया, क्लियर है? समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ पे मैंने 0 कॉमन, 0 बेसिकली मैंने इसमें सेपरेट कर दिया, क्लियर है? अब देखो, अब क्या होगा? नल प्लस 1 1 एस्टेरिक्स इक्वल्स टू 1 1 एस्टेरिक्स, तो 1 1 एस्टेरिक्स, तो 0 1 1 एस्टेरिक्स आ गया, क्लियर है? इधर देखो, इधर भी 0 1 कॉमन आएगा, तो नल प्लस 0 0 एस्टेरिक्स, ठीक है, तो यहाँ पे 0 0 एस्टेरिक्स बन जाएगा। अब देखो 0 1 1 एस्टेरिक्स, आर इंटू आर एस्टेरिक्स इक्वल्स टू आर एस्टेरिक्स, तो आर एस्टेरिक्स, आर इंटू आर एस्टेरिक्स इक्वल्स टू आर एस्टेरिक्स, आर एस्टेरिक्स, ठीक है। अब होल का एस्टेरिक्स है, अब देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 0 1 एस्टेरिक्स, और यहाँ पे क्या है? आर एस्टेरिक्स होल एस्टेरिक्स, आर एस्टेरिक्स होल एस्टेरिक्स इक्वल्स टू आर एस्टेरिक्स, ठीक है। अभी हमने प्रॉपर्टी देखी थी आर एस्टेरिक्स होल एस्टेरिक्स इक्वल्स टू आर एस्टेरिक्स, यही प्रॉपर्टी। तो वही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे ये लगा दी है कि आर एस्टेरिक्स होल एस्टेरिक्स इक्वल्स टू आर एस्टेरिक्स, क्लियर हो गया? तो ये हमारा RHS के बराबर आ गया, क्लियर है? पहला पार्ट। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, प्रूव R1 इक्वल टू R2। R1 दिया हुआ है, R2 दिया हुआ है, तो R1 को सिंप्लीफाई करेंगे, 0 0 एस्टेरिक्स 1 होल एस्टेरिक्स 1, R1 ले लिया। अब 0 0 एस्टेरिक्स हमें लिखना है, 0 एस्टेरिक्स बता दिया, R इंटू आर एस्टेरिक्स इक्वल टू आर एस्टेरिक्स 1 होल एस्टेरिक्स 1। अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे एस्टेरिक्स से क्वांटिटी खोल दो, तो ये 0 एस्टेरिक्स का होल एस्टेरिक्स प्लस 1 का एस्टेरिक्स होल एस्टेरिक्स डॉट 1, तो ये कितना हो जाएगा? 0 एस्टेरिक्स एस्टेरिक्स, आर एस्टेरिक्स होल एस्टेरिक्स इक्वल टू आर एस्टेरिक्स, तो आर एस्टेरिक्स 1 एस्टेरिक्स होल एस्टेरिक्स 1। अब यहाँ पे ये एस्टेरिक्स अगेन मैंने आइडेंटिटी इस्तेमाल कर दी, ये वाली सबके सामने मैंने आइडेंटिटी लिखी हुई, जो आइडेंटिटी मैंने इस्तेमाल करी है। तो आर एस्टेरिक्स प्लस एस्टेरिक्स होल एस्टेरिक्स इक्वल टू आर एस्टेरिक्स एस्टेरिक्स होल एस्टेरिक्स, तो क्या बन जाएगा? 0 एस्टेरिक्स 1 एस्टेरिक्स होल एस्टेरिक्स डॉट 1, क्लियर? नाउ R2 को अगर हम लेके चलें, तो हमने R1 को इतना ही सिंप्लीफाई कर सकते थे, हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब R2 को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा? 1 + 0 ब्रैकेट में 0 + 1 0 एस्टेरिक्स 1 1, तो 1 + 0, अब ब्रैकेट में 0 कॉमन लोगे तो क्या बनेगा? नल प्लस 1, नल प्लस 1 बनेगा, क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एस्टेरिक्स 1। अब देखिए, अब ये 1 + 0, अब यहाँ पे देखो ये 0 है, ये 1 बन जाएगा, तो अब मैं इसको 0 1 लिखूँ या 1 0 लिखूँ? होल एस्टेरिक्स बातें की है, तो मैंने 1 0 एस्टेरिक्स लिख दिया, बाकी 1 1 वैसे ही रहा। अब आप देखो कि यहाँ पे अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, अभी कॉमन ले सकता हूँ। तो देखो मैंने क्या करा, मैंने 1 कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बना? नल प्लस 0 1 0 होल एस्टेरिक्स 1। अब यहाँ पे देखो ये 1, अब नल के साथ वो हो जाएगा, तो ये हमारा एक्सप्रेशन बचेगा, तो ये आ गया, तो हमारे पास क्या आ गया? ये आ गया। अब देखो, अब ऑपरेट करा तो ये 1 0 एस्टेरिक्स 1, अब 1 0, अब ये 1 0 एस्टेरिक्स, ये 1 0 आर इंटू आर एस्टेरिक्स इक्वल टू आर एस्टेरिक्स डॉट 1, और इसके आइडेंटिटी खोल दो, तो 1 एस्टेरिक्स 0 एस्टेरिक्स होल एस्टेरिक्स 1, ये किसके बराबर आ गया? R1 के बराबर, तो R1 इक्वल टू R2 आ गया, हेंस प्रूफ। तो हमारे ये हमने 3 जो है स्टैंडर्ड क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसके ऊपर क्वेश्चंस आता है एकेटिव एग्जाम्स में, वह है आर्डन्स थ्योरम। आर्डन्स थ्योरम क्या कहती है कि अगर P और Q हमारे पास 2 रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं ओवर सिग्मा, ठीक है, लेट P एंड Q बी द 2 रेगुलर एक्सप्रेशंस ओवर सिग्मा, एंड इफ P डज नॉट कंटेन एनी नल वैल्यू, अगर P में नल वैल्यू नहीं है तो R इक्वल टू Q प्लस RP, ठीक है, हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। P और Q हमारे पास 2 रेगुलर एक्सप्रेशन है ओवर सिग्मा, और अगर हमारे पास एंड इफ P डज नॉट कंटेन्स अ नल वैल्यू, देन R इक्वल टू Q प्लस RP का एक यूनिक सोल्यूशन होता है, जो होता है R इक्वल टू QP एस्टेरिक्स। अब ये कैसे आया इस सोल्यूशन, इसके बारे में अभी दिखाऊंगा इसका प्रूफ, ठीक है। फिलहाल अभी आप समझ लो कि मान लो अगर मैं Q की वैल्यू यहाँ पे नल कर दूँ, तो R इक्वल टू Q प्लस RP होता है, R इक्वल टू Q प्लस RP होता है, तो गिव्स R इक्वल टू नल प्लस RP, और नल प्लस RP, ठीक है। फ्रॉम थ्योरम आपको पता है कि अगर मैं थ्योरम से लगाऊं तो R इक्वल टू Q प्लस RP का सोल्यूशन क्या आना है? QP एस्टेरिक्स आना है, विच मीन्स कि अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए बेसिकली ये R हो गया, ये हमारा R है, ये P है और ये Q है, तो क्या बनना है? R इक्वल टू QP एस्टेरिक्स, तो Q की वैल्यू कितनी है? नल, P एस्टेरिक्स, तो P एस्टेरिक्स यहाँ से आ गया, क्लियर है।
तो आर इक्वल टू पी एस्ट्रिक्स। अगर क्यू नल है तो आर इक्वल टू पी एस्ट्रिक्स आंसर रहता है, ठीक है। वैसे भी अगर आप पुट करो तो आपको पता है ये सोल्यूशन होता है, तो ये सोल्यूशन में क्यू की वैल्यू नल पुट करोगे तो नल इंटू पी एस्ट्रिक्स, दैट इज नल इंटू एनीथिंग विल गिव अस दैट पर्टिकुलर वैल्यू, तो पी एस्ट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। तो आर इक्वल टू पी एस्ट्रिक्स वैसे आ गया। अब फ्रॉम थ्योरम करो या वैसे करो, बात एक ही है। इससे भी आपने ये निकाल दिया और इससे भी निकालना आ गया, दोनों तरीके से बता दिया। अब बताऊंगा आपको कि कैसे इससे ये ड्राइव हुआ, दैट इज प्रूफ ऑफ आर्डन थ्योरम। तो आर इक्वल टू क्यू प्लस आर पी ले लो, तो क्यू प्लस, अब आर की जगह क्यू प्लस आर पी रख दो, तो वही वाले आर की जगह वैल्यू पुट करिए, तो क्यू प्लस आर पी रख दिया, तो अब पी, अब अगेन मल्टीप्लाई करा तो क्यू पी प्लस आर पी स्क्वायर, अगेन पुट करा, अगेन एस आर की जगह पुट करा तो क्यू प्लस आर पी पी स्क्वायर। अब इससे क्या होगा, हम अगेन टर्म जनरेट करते जाएंगे, तो क्या बनेगा क्यू पी प्लस क्यू पी स्क्वायर प्लस आर पी क्यूब बनेगा प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे मैंने क्यू अगर कॉमन ले लूँगा तो बनेगा नल प्लस पी स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। ये क्या होता है, ये होता है पी एस्ट्रिक्स, तो क्यू पी एस्ट्रिक्स तो यहाँ से आ गया, प्लस आर पी की पावर n माइनस वन, एक पावर कम चलेगा, क्लियर है, जब भी आप इसे निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा क्यू पी एस्ट्रिक्स, तो क्यू पी एस्ट्रिक्स और आर पी की पावर n माइनस वन, पी की पावर n माइनस वन, इस टर्म को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो ड्यू टू शॉर्ट हो जाएगी ये क्वांटिटी, ठीक है। वैसे पी एक स्मॉल क्वांटिटी है और उसमें आप जब भी n माइनस वन पावर तक ले जाओगे तो वो बहुत छोटी हो जाएगी, टर्म हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो आर इक्वल टू अप्रॉक्सीमेशन से हम क्या लिखते हैं क्यू पी एस्ट्रिक्स, ये हमारा इसका जो है वो प्रूफ हो गया, छोटी सा प्रूफ है इसका, ठीक है, इतना आपको याद रखना है, क्लियर है। तो ये हमारा हो गया प्रूफ। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्यान ये रखना है कि आर्डन्स थ्योरम का यूज़ कहाँ है। आर्डन्स थ्योरम का बेसिकली यूज़ है टू फाइंड द रेगुलर एक्सप्रेशन फ्रॉम द ट्रांजिशन ग्राफ। तो ट्रांजिशन ग्राफ से ये हमें रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने के लिए काम में आता है। जैसे कि अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है तो हमसे ये कहा गया है कि इसके लिए आपको रेगुलर एक्सप्रेशन डिजाइन करना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आपको ये फिगर दी होगी और लिखा होगा फाइंड द रेगुलर एक्सप्रेशन। तो कैसे करेंगे, सोल्यूशन यहाँ से चालू होता है इसका, सोल्यूशन नंबर 1, ठीक है। फाइंड द रेगुलर एक्सप्रेशन, फाइंड द रेगुलर एक्सप्रेशन, ये इसका क्वेश्चन हो जाएगा, क्लियर है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप इक्वेशंस लिखेंगे। इस इक्वेशन लिखने के आपको 25 से 30% मार्क्स क्वेश्चन में मिल जाते हैं, ठीक है। एक स्टैंडर्ड सवाल है, ठीक है, तो हम उसको देख लेते हैं कैसे लिखते हैं, समझते हैं। जो भी हमारी इनिशियल स्टेट है, यहाँ पे इनिशियल स्टेट ही है, तो जो भी हमारी इनिशियल स्टेट होती है उसके लिए पहले लिखेंगे क्यू नोट पर कितने टर्म्स कैसे क्यू नोट की तरफ ला रहे हैं। जैसे कि क्यू नोट पे 0 देने पर क्यू नोट मिल रहा है, क्या Q1 से Q0 की तरफ आ जा सकता है, नहीं आ सकता। क्या Q2 से Q0 की तरफ आ सकता है, हाँ आ सकते हैं। तो Q2 से 0 देने पर Q0 मिल रहा है, तो हमने लिखा Q0 इक्वल टू Q0 डॉट जीरो, दैट इज Q0 पे 0 देने पर, और Q2 से 0 देने पर प्लस Q2 डॉट जीरो, ठीक, Q0 पे आ रहे हैं, बात क्लियर है। लेकिन ध्यान रखना है जो भी इनिशियल स्टेट होती है, रिमेंबर दिस थिंग, जो भी इनिशियल स्टेट होती है उसमें आप प्लस नल जरूर लिखेंगे, ये ध्यान रखना। अब आप नल ऐसे बनाओ या आप नल ऐसे बनाओ, अलग अलग बुक्स में अलग अलग नोटेशन है, जैसे कि KLP मिश्रा ले लूँ या उल्मन ले लूँ, तो इन सब बुक्स में जो है वो अलग अलग नोटेशन चलती हैं। पीटर लेंज, इन सब में अलग अलग नोटेशन है, जिसमें भी आप जैसे इस्तेमाल करेंगे वो सब चलता है। जनरली आपको नल इस तरीके से भी दिखेगा, नल क्लोजर मैंने आपको दिखाया था क्वेश्चन जब हम कर रहे थे अपनी फर्स्ट यूनिट में, और नल ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्लियर है। तो ध्यान नहीं रखना है इनिशियल स्टेट के साथ आप नल लगाएंगे। जब Q1 लिखेंगे तो Q1 के लिए भी वही काम करेंगे, बाकी किसी में नल नहीं लगाएंगे कि Q1 कब मिल रहा है, तो Q1 Q0 से 1 देने पर Q1 मिल रहा है तो Q0 डॉट 1, और Q1 से 1 देने पर तो Q1 डॉट 1, और Q2 से भी 1 देने पर मिल रहा है तो Q2 डॉट 1। Q2 कैसे, Q2 कब मिल रहा है, Q2 मिल रहा है सिर्फ Q1 से 0 देने पर, इसके अलावा कहीं से भी Q2 नहीं मिल रहा है, तो Q2 डॉट 0। अब क्या करते हैं, अब हमारा मेन जो काम होता है वो होता है Q0 निकालना। क्या रहता है, Q0 निकालना। तो अगर Q0 क्यों निकालना रहता है, क्योंकि जो भी फाइनल स्टेट रहती है उसे हम निकालते हैं। तो अगर Q0 निकाल रहे हैं तो Q0 के लिए कैसे निकालेंगे, हमेशा अप्रोच ये रहनी चाहिए कि आपकी डाउन टू अप अप्रोच रहनी चाहिए। कैसी अप्रोच रहनी चाहिए, डाउन टू अप। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप कोशिश ये करें कि वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करें नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं। कैसे करते हैं वो आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि पुट थर्ड इन सेकंड, हमने क्या करा, पहले थर्ड को सेकंड में पुट करा। अब थर्ड को जब सेकंड में पुट करेंगे तो क्या बनेगा, देखो Q1 वैसी रहा, Q0 डॉट 1, Q1 डॉट 1, और Q2 डॉट 1 की जगह Q1 डॉट 0 डॉट 1, इसका 1 तो यही रहेगा, क्लियर है। अब इसको हमने इस तरीके से कर दिया कि सब चीज़ Q1 में आ जाए, तो ये Q1 साइड में आ गया, 1 प्लस 0 1, ये तो हटा दो, इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है, 1 प्लस 0 1 आ गया, प्लस Q0 डॉट 1। अब ये मैंने Q1 क्यों बनाया, बेसिकली मेरा काम ये था कि यहाँ पे मैंने आर्डन्स थ्योरम अप्लाई करनी थी, तो अगर मैं इसको R मान लूँ तो ये भी R हो जाएगा, तो R P, ये हो जाएगा P, और ये क्या हो जाएगा Q, तो वही मैंने लिख दिया अगली लाइन में, क्लियर। तो अब यहाँ से अगर मैं आर्डन्स थ्योरम अप्लाई करूँगा तो R इक्वल टू आर पी प्लस क्यू का सोल्यूशन क्या होता है, R इक्वल टू क्यू पी एस्ट्रिक्स। अब ये हमें पता लगा आर्डन्स थ्योरम से, तो Q क्या है ये और P क्या है ये, तो इसका एस्ट्रिक्स कर दिया, क्लियर है। यहाँ से क्या आ गया, Q1 का सोल्यूशन, दैट इज फोर्थ इक्वेशन। अब क्या करेंगे, अब फोर्थ की वैल्यू को थर्ड में पुट करेंगे, तो इस वाले फोर्थ इक्वेशन की वैल्यू को थर्ड में पुट करो। क्यों पुट करा, क्योंकि अभी ये Q1 का सोल्यूशन आया, इस Q1 को अगर मैं इसमें पुट फोर्थ इन थर्ड, ठीक है, तो अगर मैं इसमें पुट करूँगा तो यहाँ से Q2 की वैल्यू आएगी। और मैंने क्या बताया आपको, Q0 के लिए किसकी वैल्यू चाहिए, Q0 की वैल्यू तो पता है, चल कोई दिक्कत नहीं है, Q2 की चाहिए। Q2 के लिए मैं डायरेक्टली इसमें Q1 डॉट 0 नहीं पुट कर सकता था, क्योंकि मेरा काम नहीं सॉल्व होता कुछ भी उसमें।
क्लियर है। मेरा काम तब सॉल्व होगा जब मैं इस Q1 की वैल्यू में Q2 पुट करके इस Q1 को सिंप्लीफाई कर लूँगा, उस Q1 की वैल्यू को इसमें पुट कर दूंगा और इसकी वैल्यू पुट करने के बाद मैं डायरेक्टली जो भी मेरी Q2 की वैल्यू आएगी वो मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। क्लियर है। तो अब देखो मैंने वही करा है कि क्या करा हमने कि Q2 की वैल्यू इक्वल टू Q0 1 आ गया, 1 + 0 1 * 0, क्योंकि हमने फोर्थ की वैल्यू को थर्ड में पुट कर दिया। तो फोर्थ की वैल्यू क्या है, फोर्थ ये क्वेश्चन है, इसकी हमने वैल्यू किस में पुट कर दिया, इस थर्ड वाली क्वेश्चन में। तो हमें ये मिल गया। लास्ट का 0 वैसे ही रखना, बाकी वैल्यू वैसी वैल्यू दी थी, बाकी वैसी वैल्यू 0। अब इसी को मुझे किस में पुट करना है, फर्स्ट वाली में, तो पुट फिफ्थ इन फर्स्ट। तो पुट करूँगा तो Q0 इक्वल टू Q0 .0 + Q0 1 + 0 1 0 0 प्लस नल। अब यहाँ से Q0 पूरा कॉमन ले लिया तो ये बन गया। तो ये क्या है, R, ये R, तो ये क्या हो जाएगा P + Q, इसको मान लिया तो R इक्वल टू QP*, तो QP*, ठीक है। अब Q0 इक्वल टू, आपने देखा कि मैंने फर्स्ट इक्वेशन को कहीं पे पुट नहीं करा क्योंकि उसके साथ नल था, इसलिए टॉप टू, इसलिए मैंने बोला बॉटम टू अप अप्रोच फॉलो करना है इसमें, ठीक है। बॉटम टू अप अप्रोच फॉलो करेंगे, क्यों, क्योंकि आपको नल किसी में सब्स्टिट्यूट नहीं करते हैं, जिसमें नल होता है उसे किसी में सब्स्टिट्यूट नहीं करा जाता है, ध्यान रखना। जिसमें नल होता है उसमें कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी जाती है, क्लियर हो गया, उसे किसी और में नहीं सब्स्टिट्यूट करा जाता, क्लियर है। तो Q0 कितना आ गया, 0 + 1 होल स्टिक्स, क्योंकि नल इंटू दैट पर्टिकुलर एक्सप्रेशन वही एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ठीक है, स्टार। सो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या मिल गया, जो भी Q0 हमारी फाइनल स्टेट थी उसके वो वही हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया इस क्वेश्चन के लिए, क्लियर है। अब मान लीजिए इसमें हमारे पास दो फाइनल स्टेट होती, तब आप क्या करते, तो आप Q0 मान लीजिए Q1 भी होता तो Q0 और Q1 दोनों निकालते और उन दोनों का यूनियन लेते, ध्यान रखना, Q0 + Q1 होता, ठीक है। आप दोनों का एक्सप्रेशन नहीं निकाल के आओगे, आप दोनों का यूनियन लोगे, वहाँ से रेगुलर एक्सप्रेशन आएगा, क्लियर है। अब इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है Q1 A, B Q2 A, B Q1, ठीक है, यही है, फाइंड द रेगुलर एक्सप्रेशन, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब कैसे लिखेंगे, पहले राइटिंग इक्वेशन, तो Q1 की इक्वेशन लिखोगे तो Q1 इनिशियल स्टेट क्या लिखेंगे, Q1 में Q1 कब मिल रहा है, जब Q2 से A दे रहा हूँ, Q2 से B दे रहा हूँ, तो Q2 A Q2 B प्लस नल Q2 से, अब Q2 कब मिल रहा है, Q1 से A देने पर, Q1 से B देने पर, इसमें नल लिखा, ये समझ में आ गया क्योंकि ये इनिशियल है। दूसरा, इसको मैं और सिंप्लीफाई कर सकता था, कैसे कि Q2 कॉमन लेता, ब्रैकेट में A + B लिख देता, इधर से Q1 कॉमन लूँगा तो A + B लिख दूंगा, क्लियर है। नाउ पुट वैल्यू ऑफ सेकंड इन फर्स्ट, अब सेकंड की वैल्यू को फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करा। मैंने आपको बताया ना कि ऊपर से नीचे मत डालना, नीचे से ऊपर की तरफ जाना, तो इसमें पुट करेंगे भी, नल की वैल्यू किसी में सब्स्टिट्यूट नहीं करते तो इसकी वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो क्या बनेगा, तो Q1 इक्वल टू Q2 A + B आएगा, भाई आपको पता है Q2 A + B आएगा, प्लस नल, मैंने उसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया और अब पुट करिए वैल्यू, तो Q2 की वैल्यू जब पुट करोगे तो क्या बनेगा, Q1 A + B, तो Q1 A + B, भाई यहाँ से भी Q1 कॉमन लोगे तो A + B बन जाएगा, तो Q1 A + B, और बाकी A + B इसका तो चलेगा ही, ये वाला A + B, तो A + B प्लस नल। अब R इक्वल टू RP + Q, यहाँ से आपका सोल्यूशन R इक्वल टू QP*, तो बाय अप्लाइंग आयरन थ्योरम पूरा लिखोगे, बाय अप्लाइंग आयरन थ्योरम R इक्वल टू QP*, तो R कितना है, Q1 इक्वल टू QP*, मतलब इसका एस्टिक्स हो जाएगा। बाकी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जितना हो पा रहा है उतना छोड़ दो, ठीक है, इतना ही नेसेसरी है जो आपको दिखाना है। तो यहाँ से आपकी थर्ड इक्वेशन जनरेट होगी, ये किसका एक्सप्रेशन जनरेट हुआ, Q1 का, निकालना किसका है, Q2 का, क्योंकि Q2 फाइनल है। अब इस एक्सप्रेशन को पुट कर सकते हो आप Q2 में, क्योंकि अब इसमें नल नहीं रहेगा, क्योंकि नल इंटू समथिंग, ये तो वही एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो Q1 कितना हो जाएगा हमारे पास, A + B A + B और ये होल का एस्टिक्स है, इस होल का एस्टिक्स है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना Q2 वाली में, तो आपके पास ये पूरा एक्सप्रेशन हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन। सो रेगुलर एक्सप्रेशन R इक्वल टू ये वाली पूरी वैल्यू, Q2 की पूरी वैल्यू आप लिख देंगे, Q2 नहीं लिखेंगे, Q2 की पूरी वैल्यू लिख देना, क्लियर हो गया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, Q1 Q2 Q3, ठीक है। अब इसमें क्या करा, अब Q1 किसी से भी हमें Q1 नहीं मिला है तो Q1 इक्वल टू नल ही लिख दोगे आप, क्लियर है, ये चीज़ का ध्यान रखना कि अगर नहीं मिल रहा है किसी तो नल तो लिखना ही है, इस बात का ध्यान रखना इनिशियल स्टेट में, क्लियर है। जब Q2 के लिए लिखेंगे तो Q2 कैसे मिलेगा, Q1 से 0 देने पर, Q3 से 0 देने पर, Q3 कैसे मिलेगा, Q2 से 0 देने पर, क्लियर है। अब क्या करा हमने, हमें क्या चाहिए, हमें Q2 का एक्सप्रेशन चाहिए, तो अगर मैं Q1 की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो क्या बन जाएगा, नल डॉट 0 दैट इज 0 प्लस Q3 0, Q3 की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो Q2 0, तो ये तो सिंपल हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं देखो, यहाँ पे क्या करा मैंने, यहाँ पे मैंने ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बेसिकली मेरा इस Q3 में पुट फर्स्ट इन सेकंड में पुट करा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बेसिकली देखो यहाँ पे आ जाएगा 2, ये 2 है, पुट फर्स्ट इन सेकंड में, तो Q2 में नल आ जाएगा, नल प्लस 0, बेसिकली एक मिनट रुको आप। अब देखिए हमने क्या करा, हमने पहले Q3 का एक्सप्रेशन जनरेट करा है, उसके बाद इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करा कि पुट फर्स्ट इन सेकंड में फर्स्ट में सेकंड पुट करोगे तो क्या बनेगा, Q2 इक्वल टू नल 0 दैट इज 0 प्लस Q3 0। अब इसकी वैल्यू को हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, इस Q2 की वैल्यू को, तो Q3 से क्या मिलेगा हमें, 0 प्लस Q3 0 होल 0 दैट इज इक्वल टू 0 0 प्लस Q3 0 0, यही मिल जाएगा। अब यहाँ से Q3 है तो ये क्या हो गया R, ये क्या हो गया R, ये हो गया क्या हमारे पास R, और ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा
Q, ये हमारे पास क्या हो जाएगा R, ये हमारे पास क्या हो जाएगा P। तो R इक्वल टू QP एस्टिक से आपने इसका सोल्यूशन निकाल दिया, तो R की वैल्यू Q3 के टर्म्स में आ गई, बट Q3 तो नहीं चाहिए था, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये तो आपने Q3 का निकाल दिया। सबसे सही तरीका क्या था कि आपको अगर इसमें आपको रेगुलर एक्सप्रेशन तो निकालना है, तो आप Q2 का निकालोगे, तो Q2 के लिए क्या करोगे, Q1 की वैल्यू नल डॉट जीरो है, Q3 की वैल्यू Q2 डॉट जीरो है, तो आप डायरेक्टली Q2 में पुट करो, तो ये हो जाएगा 0 प्लस Q3 की वैल्यू कितनी है, Q2 0, यही है। तो आप अगर इसको देखो तो ये R है, ये R है, ये P है और ये Q है, यही तो है। तो R इक्वल टू QP एस्टिक्स, तो Q2 इक्वल टू QP एस्टिक्स, 0 0 एस्टिक्स, खत्म। यही इसका सोल्यूशन होगा, ये इसका सोल्यूशन होगा Q2 के लिए, और यही रेगुलर एक्सप्रेशन है। ये नहीं है रेगुलर एक्सप्रेशन, ये Q3 का एक्सप्रेशन है, ये Q3 का एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये इसका सही सोल्यूशन है, क्लियर है, ध्यान रखना इस चीज़ का। अब यहाँ पे आप ये सोचेंगे कि मैंने आपको नल की वैल्यू को किसी और में सब्स्टिट्यूट कराया, मतलब अप टू डाउन लेके चला हूँ, इसलिए लेके चला इस क्वेश्चन में क्योंकि वह नल कैंसिल आउट होकर उस पर्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेशन को जनरेट कर रहा है। जैसे कि अगर मैंने इसमें पुट करा तो नल डॉट जीरो गिव्स जीरो, इसलिए। लेकिन अगर पूरा एक्सप्रेशन होता तो वो नल उस क्वेश्चन में रहता, इसलिए इस नल को हटाने के लिए ही हमने ये सब करा। क्लियर हो गया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसका फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जैसे ये है तो राइटिंग इक्वेशन में Q0 पे नल आ जाएगा, Q1 कैसे मिलेगा, Q0 से 0 देने पर और Q1 से 0 देने पर, ठीक है। Q2 कैसे मिलेगा, Q1 से 1 देने पर और Q2 को अपने आप को 1 देने पर, ठीक है। Q3 कब मिलेगा, जब मैं Q0 से 1 दूंगा, Q2 से 0 दूंगा और Q3 से 0 और 1 दोनों दूंगा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भेजता हूँ, Q3 में कॉमन ले लिया, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन हुए 1 2 3 4। अब क्या करना है, अब मुझे एक्सप्रेशन किसका चाहिए, Q3 का, तो मैं क्या करूँगा, 1 को 2 में पुट करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, यहाँ से मिल जाएगा नल डॉट जीरो, दैट इज 0 प्लस Q1 0, और नल 0 प्लस Q1 0 क्या हो जाएगा, ये R और ये P, ये Q, तो R इक्वल टू QP एस्टिक्स से यहाँ का सोल्यूशन आ जाएगा, तो ये Q1 का मैंने सोल्यूशन निकाल दिया। तो Q1 का सोल्यूशन कितना आ गया, 0 0 एस्टिक्स, इसको सिंपलीफाई करके कह सकते हो 0 एस्टिक्स, क्योंकि R इंटू R एस्टिक्स इक्वल टू R एस्टिक्स। इच्छा है आपकी, करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट जितना कर सकते हो उतना कर देना, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अब क्या करेंगे, अब हमारे पास Q1 की वैल्यू आ गई, इस Q1 की वैल्यू को यहाँ पे पुट करूँगा, यहाँ पे पुट कर दूँ तो मेरे पास सब वैल्यू Q2 में रहेगी, क्योंकि यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है, 0 एस्टिक्स Q1 का, तो जीरो एस्टिक्स डॉट 1 प्लस Q2 डॉट 1, तो दिस इज R P, और ये Q हो जाएगी पूरी वैल्यू, ये R है, तो R इक्वल टू QP एस्टिक्स से Q2 की वैल्यू हो जाएगी, Q2 की आ गई। अब आप Q2 की वैल्यू रखो, Q0 की वैल्यू रखो, और Q3 तो अपने आप में है ही, तो R इक्वल टू R P प्लस Q, ये पूरा एक्सप्रेशन हो जाएगा। क्लियर हो गया, यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, वही मैंने इस पूरे क्वेश्चन में करा हुआ है, इसको आप एक बार PDF से पढ़ना, समझ में आ जाएगा। तो जो Q3 है वही हमारा क्या हो जाएगा, रेगुलर एक्सप्रेशन। तो अप्लाइंग आर्डर्स थ्योरम वी गेट R इक्वल टू दिस, रेगुलर एक्सप्रेशन हमें जो है ये मिल जाएगा, Q3 का एक्सप्रेशन बेसिकली। जो Q3 का एक्सप्रेशन है वही हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। तो लिखेंगे आप पूरी लाइन, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन में सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास यूनियन। यूनियन कैसे लेते हैं, अगर हमारे पास दो मशीन है M1 M2 और इनके 5 टपल्स हैं, मैंने आपको बताया था 5 टपल्स होते हैं किसी मशीन को डिस्क्राइब करने के लिए, Q, सिग्मा, डेल, Q1 और M। तो M इक्वल टू M1 यूनियन M2 करना पड़ेगा यूनियन के लिए, क्लियर है। और Q इक्वल टू Q1 यूनियन Q2, जो हमारी जो टोटल स्टेट बनेगी उसमें हमारा Q1 और Q2 तो रहेंगे स्टेट्स, वो तो स्टेट रहेंगी, दो स्टेट्स और अटैच हो जाएंगी, Q0 और QF। कैसे होती है वो भी दिखाऊंगा। सिग्मा वही रहेगा, Q0 एक नई स्टेट बन जाएगी, इनिशियल स्टेट Q0, और फाइनल स्टेट एक नई स्टेट बन जाएगी QF। डेल जो फंक्शन है वो डेल ये वाला फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए, बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं जो एग्जांपल है उससे आपको समझा दे रहा हूँ। तो ये इसका एग्जांपल ले लो, मान लो एक M1 मशीन है जिसमें Q1 इनिशियल है और ये एक F1 एक फाइनल स्टेट है, Q2 है। इन दोनों का अगर यूनियन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, आपको एक Q0 एक नई स्टेट लेनी पड़ेगी जो इनिशियल स्टेट हो जाएगी, जो Q1 और Q2 की तरह, एक Q1 और Q2 के लिए इनिशियल स्टेट की तरह काम करेंगी नल के रूप में, ठीक है। इसको आप नल से अटैच कर देंगे, और बाकी डायग्राम वैसे ही रहेगा। जो फाइनल स्टेट है, जो भी फाइनल स्टेट होंगी, ध्यान रखना, उन सारी फाइनल स्टेट को हटा दोगे आप, जो भी फाइनल स्टेट है बस सारी फाइनल स्टेट हट जाएंगी। तो अगर यहाँ पे कोई और फाइनल स्टेट भी होती, मान लो ये भी फाइनल स्टेट, कोई फाइनल स्टेट तो हो सकती है ना, इनिशियल भी फाइनल हो सकती है, तो अगर इसको भी फाइनल करूँगा तो हर फाइनल स्टेट एक इस QF के साथ अटैच हो जाएगी नल से। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये पॉइंट जानबूझ के मैंने बोला क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं कि जिसमें उन्होंने दो फाइनल स्टेट बना दी, तो आपको ध्यान क्या रहा कि अरे एंडिंग वाली जो फाइनल स्टेट है वही कनेक्ट होगी, नहीं ऐसा नहीं, जो भी फाइनल स्टेट है वो सब कनेक्ट होंगी इस QF से नल के थ्रू, क्लियर है। और जो इनिशियल स्टेट है वो इस Q0 से नल के थ्रू, क्लियर है, क्लियर हो गया ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेकंड कंकैटिनेशन के ऊपर। कंकैटिनेशन में क्या होता है कि अगर इसमें M तो M1 वो ऑपरेशन M2 आता है, Q से Q1 यूनियन Q2 आता है, सिग्मा तो ये दोनों का यूनियन होता है, Q0 Q1 होता है। जो Q0 है वो Q1 हो गया, मतलब इस M1 वाली मशीन का जो Q1 है वही इनिशियल स्टेट हो गया, और फाइनल स्टेट क्या हो गया, जो दूसरी मशीन का F2 है। मतलब किस तरीके से चल रहा है, बाकी डेल वैसी फंक्शन रहा। इसमें अगर M1 और M2 है तो ये तो इनिशियल स्टेट हो जाएगी, बाकी ये फाइनल स्टेट हट जाएगी, ये हमारी इसके लिए क्या हो जाएगी, इनिशियल स्टेट हो जाएगी। ये यहाँ से इसके लिए इनिशियल स्टेट इस Q2 के लिए, और फाइनल जो F2 है वो हमारा फाइनल स्टेट हो गया,
M1 ऑपरेशन M2 में या M1 कॉन्केटिनेट M2। क्लियर है? ठीक है, तो आप ये देख पा रहे हैं M1 कॉन्केटिनेट विद M2 गिव्स दिस। नल के थ्रू आप अटैच करेंगे, ध्यान रखें। नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो भी आपने मशीन ली हुई है, कॉम्प्लीमेंट में जो फाइनल स्टेट है उन्हें नॉन फाइनल कर दो और जो अनफाइनल है उन्हें फाइनल कर दो। ठीक है, हर उस स्टेट को, दैट इज कॉम्प्लीमेंट। ये एग्जाम्पल के थ्रू आपने देख लिया। इंटरसेक्शन कुछ नहीं है, आपने इंटरसेक्शन के लिए डीमॉर्गन्स लॉ पढ़ा हुआ है, तो डबल बार लीजिए, डीमॉर्गन लॉ लगाइए, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, तो यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा M1 बार M2 बार। M1 का बार लेना आता है, M2 का बार लेना आता है, कॉम्प्लीमेंट से यूनियन भी लेना आता है और उस टोटल का बार भी लेना आता है, तो आप इंटरसेक्शन भी निकाल लेंगे। नेक्स्ट, फाइंड द फाइनाइट ऑटोमेटा करस्पॉन्डिंग टू द रेगुलर एक्सप्रेशन। फाइनाइट ऑटोमेटा आपको बनाना है इसका, तो पहले तो मैं 101 के लिए बनाऊंगा, तो 1 का क्या हो जाएगा Q0 1 देने पर Q1 की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं Q0 Q1 लिख रहा हूँ, आगे नहीं लिखूंगा कि बहुत सारी स्टेट्स हो जाएंगी, आपको समझ में आना चाहिए, बाद में आप नेमिंग करते रहना। 0 के लिए क्या हो जाएगा, सिमिलर जैसे 1 के लिए वैसे 0 के लिए। 1 0 को अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे कॉन्केटिनेट, मैं ये एक्सप्रेशन बना रहा हूँ, तो 1 0 को कॉन्केटिनेट करना है, तो 1 0 को कॉन्केटिनेट कैसे करूँगा, 1 कॉन्केटिनेट के लिए नल लगाते हैं बीच में, और फिर इसका जो ये फाइनल है वो इसके लिए इनिशियल हो जाएगा, मतलब बेसिकली वो फाइनल हट जाएगा और इसके लिए वो ये जो है इनिशियल हो जाएगा इस तरीके से। तो ये फाइनल इनिशियल हो गया और किससे कनेक्ट हो गया, नल से कनेक्ट हो गया, ये 0 आ गया और ये Q3, ये हमारा फाइनल हुआ। अब ये हो गया, अब इसके लिए करते हैं, तो 1 1 के लिए, तो 1 1 के लिए भी आप इसी तरीके से करेंगे। क्लियर, एक आइडिया लग गया। 1 0 का अगर ऐसे हुआ तो 1 1 का भी ऐसे हो जाएगा, 1 नल 1। क्लियर, आगे। अब यूनियन लेंगे 0 + 1 1 का, तो यूनियन लेने के लिए क्या करते हैं, एक नई इनिशियल स्टेट लेते हैं, तो एक नई इनिशियल स्टेट ले ली, उससे हमने इस 0 इस वाले को कनेक्ट करा 0, और ये हमने 1 वाले को कनेक्ट करा। लास्ट मैंने क्या बताया था, जो भी फाइनल स्टेट बनेगी उसे आप इसके फाइनल स्टेट से, इनके फाइनल स्टेट क्या थे ये दोनों, इससे आपने नल से अटैच कर देना, तो इससे नल से अटैच कर दिया भाई, यही तो थी 0 की फाइनल स्टेट, इससे नल से अटैच कर दिया, इसको भी नल से अटैच कर दिया, ये आप क्या बन गया, यूनियन। मतलब आपने इसका एक्सप्रेशन जनरेट कर लिया, आपने इसका भी एक्सप्रेशन जनरेट कर लिया, अब बचा 0 एस्टिक्स। 0 एस्टिक्स कैसे बनेगा, एक स्टेट नल, एक स्टेट 0 का सेल्फ लूप नल और इसको फाइनल स्टेट। क्लियर है, अब बचा 1, तो इन दोनों का क्या करेंगे, कॉन्केटिनेट। तो कैसे करेंगे, तो ये तो वैसे ही रहेगा, इसके आगे एक स्टेट अटैच हो जाएगी नल के साथ 1 वाली, नल एक स्टेट, फिर ये 1, फिर आप उसे फाइनल स्टेट बना देंगे। क्लियर है, वो 0 स्टेट डॉट 1 का कॉन्केटिनेट हो जाएगा। तो देखिए वही हो रहा है। क्लियर है, यहाँ पे हमने क्या करा, 0 स्टिक्स बन कर बोल दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी जो है एरर कहाँ पे है वो देखिए, एरर हमारी यहाँ पे ये है कि यहाँ पे देखो ये 0 ऐसे नहीं लिखा जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्टेट हमारी हट जाएगी, बेसिकली यही हमारा ऐसे ही होगा नल से कनेक्ट, और ये 0 का सेल्फ लूप था। ठीक है, इस तरीके से करेंगे तो ये नल हो जाएगा, बाकी ये नल से कनेक्ट हो गया। अब इसके बाद ये वाला नल अगेन इस नल से कनेक्ट कर दो, इसकी नई स्टेट बन, कन्केटिनेट तो करना है। क्लियर है ना, सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कन्केटिनेट। अब इन दोनों का कन्केटिनेट, भाई पूरा एक्सप्रेशन बनना है, अब इन दोनों का कन्केटिनेट करेंगे, तो ये तो हमारा पहला डायग्राम, दूसरे डायग्राम का कन्केटिनेशन नल के साथ कर दिया। क्लियर हो गया, सिंपल है। ठीक है, बाकी समझ में तो आ गया ना। ठीक, अब यूनियन लेते हैं टोटल वाले एक्सप्रेशन का, तो इन दोनों का यूनियन कैसे लेंगे, एक इनिशियल स्टेट, उससे नल ये वाला कनेक्ट हुआ, मतलब बेसिकली ये वाला जो हमारा डायग्राम था वो इसके लिए था, तो ये हमारा नल से इस पूरे से कनेक्ट करा हमने। ठीक है, और एक इसके लिए, तो ये 1 0 वाला एक्सप्रेशन हो गया। अब इन दोनों को हमने क्या करा है, ये दोनों फाइनल स्टेट थी, इन दोनों को हमने एक नई फाइनल स्टेट से कनेक्ट करा, जिसको नल से कनेक्ट कर दिया, यूनियन, बेसिकली यूनियन लिया है। सो द अबव ट्रांजिशन डायग्राम रिप्रेजेंट द फाइनाइट ऑटोमेटा। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्लीन क्लोजर। अप्लाई द क्लीन क्लोजर प्रॉपर्टी। कैसे लगाते हैं समझ लो, अगर ये डायग्राम दिया हुआ है, इस पर क्लीन क्लोजर प्रॉपर्टी लगानी है, तो आपको एक नया, आपने ये डायग्राम तो बनाना ही है। ठीक है, समझते रहो, जो फाइनल स्टेट है उन्हें फाइनल स्टेट से हटा दो, जो इनिशियल स्टेट है उन्हें इनिशियल स्टेट से हटा दो। अब उनके लिए इनिशियल स्टेट ये नहीं रहेंगी, उनके लिए इनिशियल स्टेट एक नया स्टेट बना दो, Q0 Q4 QF। Q0 अब एक इनिशियल स्टेट रहेगी, इसको नल से Q4 से अटैच कर दो, ये जो अंदर वाली स्टेट है उसे इसके इनिशियल से, और जो फाइनल है उन सबको इससे कनेक्ट कर दो, जो फाइनल है उन सबको इससे कनेक्ट कर दो, और जो इनिशियल स्टेट है उसे भी इस Q4 से कनेक्ट कर दो, और फाइनली इसको नल से अटैच कर दो QF को। बाकी ये सब हमारे नल से अटैच हो जाएंगे। क्लियर है, कोई डाउट इसमें होना नहीं चाहिए, सिंपल है। ये हो गया हमारा अप्लाइंग द क्लीन क्लोजर प्रॉपर्टी ऑन द फाइनाइट ऑटोमेटा। क्लियर, बस अब इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है पंपिंग लेमा। पंपिंग लेमा फॉर द रेगुलर लैंग्वेज, वेरी इंपॉर्टेंट। पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर लैंग्वेज है ये, और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन चांसेस हाईएस्ट होते हैं इस चैप्टर में आने के और आर्डेंस से आने के, इन दोनों के हाईएस्ट चांसेस होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पंपिंग लेमा। बाकी दो नंबर के जो थे वो मैंने आपको बता दिए। पंपिंग लेमा, पंपिंग लेमा क्या कहता है कि अगर आपके पास एल कोई भी एक इनफाइनाइट लैंग्वेज है, ठीक है, तो उसके अंदर कोई भी एक एन इंटीजर मान लीजिए आपकी लेंथ है, सच दैट एनी स्ट्रिंग w which belongs to L has length greater than or equal to n, mark w greater than equal to n, then w can be divided into 3 पार्ट। w को आप डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स में। पहला है w equals to x by z satisfying the following conditions for each I greater than equal to 0 x by power I z belongs to L। सेकेंड,
मॉड ऑफ वाई इज ग्रेटर देन 0 एंड मॉड ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू एन। यही है वैल्यू, ये हमारा पंपिंग लेमा होता है। क्लियर है? अब इसमें हम क्या करेंगे, पंपिंग लेमा बेसिकली कहता क्या है, मैं सिंपल शब्दों में बताऊँ तो वो ये कहता है कि किसी भी ग्रामर को नॉट रेगुलर प्रूव करने का एक तरीका है या रेगुलर बताने का एक तरीका है। हमें क्या करना होता है कि इन्फिनिट लैंग्वेज में से हम एक सर्टेन स्ट्रिंग को सिलेक्ट करते हैं, उस सर्टेन स्ट्रिंग में हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि वो इन 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करें। एक्स बाई पावर आई जेड बिलोंग्स टू एल होना चाहिए, मॉड वाई की लेंथ जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, मॉड वाई की जो लेंथ है, अब बाई जो हमारी बीच वाली स्ट्रिंग होगी उसकी ग्रेटर देन 0 हो, या मैं बोलूँ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बात एक ही। और एक्स वाई की लेंथ जो है टोटल जो है हमारी वो एन से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से अगर ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो ग्रामर हमारी रेगुलर होती है, अदरवाइज रेगुलर नहीं होती है। क्लियर है? वैसे तो ये एक अनडिसाइडेबल प्रॉपर्टीज़ में आता है, मतलब अगर आप इसे कह भी दे रहे हैं कि वो रेगुलर नहीं है तो वो डिसाइडेबल हो गया कि हाँ ठीक है, नॉन रेगुलर तो नहीं है, तो रेगुलर हो सकती है। ठीक है, बट कन्फर्म तो इसका हम नहीं बता सकते हैं। बट नॉट रेगुलर है ये इस पंपिंग लेमा से आप आसानी से प्रूव कर सकते हो अगर आपकी एक भी कंडीशन टूट रही है। तो अब जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं, स्टेट वेदर ए पावर एन बी पावर एन इज नॉट रेगुलर, ये रेगुलर नहीं है। ठीक है, ये रेगुलर नहीं है, इसको आपको प्रूव करना है। एल इक्वल टू ए पावर एन बी पावर एन एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज नॉट रेगुलर। ठीक है, तो ये कैसे प्रूव करेंगे, तो ये देखिए ऐसे प्रूव करेंगे। मान लीजिए एन की वैल्यू आपने 5 ले ली, मैंने आपको बताया इन्फाइनाइट लेंथ है भाई, इन्फाइनाइट कैसे लेंथ है, एन की पावर आप कुछ भी रखोगे तो ये इन्फाइनाइट ए जाएगा, इन्फाइनाइट बी जाएगा। क्लियर है? अब उसमें से आपको एक सर्टेन स्ट्रिंग को सिलेक्ट करना है, तो फाइनाइट लेंथ की स्ट्रिंग के लिए मान लीजिए आपने एन को 5 ले लिया, तो ए 5 पर लिख लो, बी 5 पर लिख लो, ए पावर 5 बी पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको इस तरीके से डिवाइड करो, एक्स वाई जेड 3 पार्ट्स में अपने डिवाइड कर दिया। तो केस 1 में मैंने ले लिया मान लो ए 3, इसके 3 पार्ट ले लिए, मैंने ए स्क्वायर ले लिया और बी को 5 पार्ट ले लिया, बी प्लस टू 5 ले लिया, ये एक्स वाई जेड में टूट गया। अब आई को 2 ले लो, आई को 2 ले सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, या तो आप पेयर चेंज कर लो, या आप आई की वैल्यू को चेंज करते चले जाओ। ठीक है, बात एक ही है। तो ए क्यूब, अब ए स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, मैंने बताया एक्स वाई पावर आई जेड, तो एक्स वाई पावर आई दैट इज ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बी पावर 5, क्या बना ए क्यूब ए पावर 4 बी पावर 5 ए 7 डॉट बी 5। दोनों की पावर्स कैसी आ रही हैं, अलग आ रही हैं, जबकि आनी कैसी चाहिए थी, सेम आनी चाहिए थी, ए पावर एन बी पावर एन दोनों सेम रहनी चाहिए, सेम नहीं है। तो एक केस ने क्या कर दिया, कंडीशन ही वायलेट कर दी। अब बाकी का कोई भी केस अगर हमारा इसमें फॉलो कर रहा है तो भी हमारा ये रेगुलर नहीं होगा, क्योंकि एक कंडीशन तो वायलेट हो गई। तो वैसे तो सारी नहीं करेंगी, अगर आप देखो तो ए पावर, अब हमने पेयर के लिए हमने लिया ए पावर 5 ले रहे हैं, बी को 2 पार्ट में तोड़ा और एक को बी को 2 पार्ट में तोड़ दिया। ठीक है, तो B3 B2 ऐसे ले लिया, बात एक ही है। तो अब जैसे भी आप सोच सकते हो, आप उसे कोई भी स्ट्रिंग ले लो, एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, जो भी स्ट्रिंग आप ले रहे हो वो इसका एक फाइनाइट लेंथ होगी, क्योंकि आपने एन अपनी तरफ से मान लिया, आई की वैल्यू अपनी तरफ से ले लो। इस तरीके से देख लो कि कोई भी एक ऐसा केस तो नहीं बन रहा है जो उस कंडीशन को, गिवन कंडीशन को वायलेट कर रहा हो, ए पावर एन जैसे बी पावर एन जो इसमें है, तो इसमें वायलेट हो गया, इसलिए तो हमने हर वो केस देख रहे हैं। तो हमने जब ये लिया तब भी आई इक्वल टू 2 करने पर ए पावर 5 बी पावर 8 मिला, तो यहाँ पे भी कंडीशन हमारी वायलेट हो गई, क्योंकि यहाँ पे बी की पावर ज़्यादा हो गई, ए की पावर कम रह गई। सिमिलरली अगर मैं केस 3 की बात करूँ तो इसमें हमने क्या करा, ए पावर 4 एक ले लिया, मतलब 4 बार ए बी और बी को 4 बार इस तरीके से ले लिया। अब बाई पावर आई करूँगा तो ए बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज ए बी, तो ए बी क्या हो जाएगा, ए पावर 5 बी पावर 5। अब इसमें आप देखो तो ए पावर 5 बी पावर 5 तो है, लेकिन बी ए एक अलग अलग है जो इसमें हमारा नहीं हो सकता। तो सिंस इन ऑल द 3 पॉसिबल केसेज देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ आई सच दैट द स्ट्रिंग इज नॉट इन एल, एक वैल्यू आई की एग्जिस्ट कर रही है जिसके लिए वो स्ट्रिंग एल में नहीं होगी, हैंस द लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर। क्यों? क्योंकि ए की पावर 5 बी की पावर 5 तो मिल जाएगा, लेकिन बी ए नहीं मिलेगा, ऑर्डर है इसका, ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ये ए पहले होता तब तो ठीक था, ए पावर 6 बी पावर 6, बट तब भी क्योंकि बाकी के 2 केसेस हमारे वायलेट हो रहे हैं, वो इस CFL में, इस कंटेक्स्ट, इस रेगुलर लैंग्वेज में नहीं मिल रहा है, तो हम क्या कह देंगे कि वो हमारा जो है रेगुलर लैंग्वेज नहीं है, हैंस द लैंग्वेज इज़ नॉट रेगुलर। क्लियर है? ये लाइन आप लिखेंगे और फिर यहाँ से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया पंपिंग लेमा। पंपिंग लेमा के ऊपर आप और क्वेश्चंस लगा सकते हैं। इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्राइम वाला, जिसके ऊपर आप ट्राई करेंगे तो वो भी इसी तरीके से एक सिंपल तरीके से हो जाएगा कि प्राइम है, तो मान लीजिए आपने क्वेश्चन आता है इसमें ए पावर एन कि एन इज़ प्राइम। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपने कहा 1357 की स्ट्रिंग ले लिया आपने, कि ए ले लिया, ए ले लिया, ए ले लिया। ठीक है, तो अगर मैं कोई भी 3 लेंथ की स्ट्रिंग ले लूँ और उसको 3 भाग में डिवाइड कर दूँ, तो अगर मैं ए की पावर स्क्वायर करूँगा तो एक तो ए हो जाएगा, दूसरे वाले ए का मैंने स्क्वायर कर दिया तो कितना बनेगा, ए की पावर 2, तो एक 3 ये हो गए और एक ए और मिल जाएगा, तो मतलब 4 ए हो जाएंगे, और 4 ए इस वाली स्ट्रिंग में नहीं होंगे, क्योंकि ए की पावर एन का एन इस प्राइम का मतलब क्या हुआ कि आप 1 रख रहे हो, 3 रख रहे हो, 5 रख रहे हो, 1 इज नाइदर प्राइम, 3 से रख रहे हो मान लो, तो 3 रख रहे हो, 5 रख रहे हो, तो 4 ए वाला तो कोई स्ट्रिंग ही नहीं है ना उसमें। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को जब आप प्रैक्टिस करोगे, देखोगे जो मैंने बोला, अगर आप उसे एनालाइज करोगे तो वो वाला क्वेश्चन भी हमारा इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा।
तो ए पावर एन इज प्राइम, उस टाइप का भी मैंने आपको हिंट दे दिया जो इस टॉपिक से आता है क्वेश्चन पंपिंग लेमा के ऊपर। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट था, AKT में आया हुआ था, तो मैंने सोचा डिस्कस कर लूँ। राइट द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द लैंग्वेज कंटेनिंग स्ट्रिंग विद एटलीस्ट 2 occurrences of 1। अब 2 occurrences 1 की हैं बिटवीन एनी 2 occurrences of 0। तो कोई भी 2 occurrences हैं 0 की, उनके बीच में 2 1 हैं, उनके बीच में 2 1 हैं। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि हमें किन्हीं भी 2 0 के बीच में, तो 2 0 के बीच में हमें 2 1 मिल जाए, एटलीस्ट 2 1 मिले। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि भाई 1, उसके बाद भी हो सकते हैं, तो हमने 1 एस्ट्रिक्स लगा दिया। अब 1 एस्ट्रिक्स में तो हर वो वैल्यू आ गई ना, नल भी आ गया, तो अगर मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 मतलब कॉन्केटिनेट होगा तो 1 1 रहेगा पहले केस में। तो समझ रहे हो ना मेरे कहने का मतलब क्या है कि 1 एस्ट्रिक्स को जब मैं लिखूंगा तो 1 एस्ट्रिक्स क्या हो जाएगा हमारा 1 नल कॉमा 1 कॉमा 1 1 कॉमा 1 1 1 डैश डैश डैश, इस तरीके से चलेगा। तो अगर पहले अगर मैं मान लो एक टाइम ऐसा आ रहा है कि 1 एस्ट्रिक्स में नल भी आ रहा है, तो नल पे ये 1 1 तो 2 1 तो रहेंगे ही ना 2 0 के बीच में, इसके साथ कंकेटिनेट होकर। बाकी इसके अलावा कुछ भी होता है, अगर ये बना रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं, ट्रिपल 1 हो गया, तो वो एटलीस्ट 2 वाली कंडीशन से सेटिस्फाई हो गया। तो 2 occurrences ऑफ एटलीस्ट 2 occurrences ऑफ 1 है बिटवीन नी 2 occurrences ऑफ 0, और इसके ऊपर होल एस्ट्रिक्स लगा दिया क्योंकि कुछ भी हो सकता है, स्ट्रिंग कुछ भी हो सकती है। क्लियर है। अब पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि हो सकता है कोई 0 ही ना अकर करे, भाई पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है। तो अगर कोई 0 नहीं अकर कर रहा तो 1 तो अकर कर सकता है ना भाई। अगर 0 नहीं अकर कर रहा है, दो 0 अगर नहीं अकर कर रहे हैं, तो आपका सिंपली एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 1 वाली पॉसिबिलिटी, तो ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी। ठीक है, अदरवाइज क्या लिखते हो सकता है सिंगल 0 हो सकता है सिंगल 0 हो, तो आप क्या लिखते हो यहाँ पे आप 0 + 1 भी लिखते हो। ठीक है, इस तरीके से 0 + 1, ये तो बेसिकली अलग अलग पॉसिबल केसेस हैं जो आप सोच सकते हो। ठीक है, बेसिकली इतना ही होगा। बट वही बात है कि अगर मैं इस पूरे का स्ट्रिक्स कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आ सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 नहीं लेना है, तो ये भी कंट्राडिक्शन हो जाएगा। तो ये इस केस को आप नहीं लिखना, ये केस सही है। ठीक है, इससे आप देखो जैसे मैंने हिट एंड ट्रायल करा तो मुझे एक आइडिया लगा कि हाँ स्ट्रिक्स करने पर यहाँ पे 0 0 के कुछ टर्म्स आ सकते हैं, तो अगर 0 0 के टर्म्स आ सकते हैं तो बीच में 1 नहीं आएगा उस केस में। क्लियर है, तो इसलिए ये वाला स्ट्रिंग जो है वो बिल्कुल सही है और वेरीफाइड। क्लियर है, तो आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा, जिसमें हमने पूरी यूनिट नंबर 2 को कवर कर लिया टफल में। ठीक है, इसमें अगर कोई भी डाउट आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।